बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त इंतज़ामिया और इंतज़ामी ढांचे के इस्तेहाद के लिए अब नई एक जंग छिड़ती हुई नज़र आ रही है, जहां सूबों की तकसीम का मसला एक अहम सवालिया निशान है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, जहां पर हम हुकूमत की मुशीर राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आता है, दूसरी जानिब अलीम खान का बयान सामने आता है। ऐसे में एक खबर सामने आ रही है, जो खबर हमें इस चीज़ की तस्दीक करती हुई नज़र आ रही है कि हुकूमत के अपने अरकान और अपने वज़रा में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। ऐसे में सूबे की तकसीम का जो मामला है, क्या पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो 12 सूबे बने, 15 सूबे बने, क्या इससे इंतज़ामिया को कोई बड़ा धचका है? क्या ये एक और सवाल जन्म लेता है कि क्या ये आवाम के लिए खुशहाली लेकर आएगा? क्या इससे लसानी या कौमियत या इसके साथ साथ इंतज़ामी तौर पर हम कुछ फ़र्क देखेंगे? ज़ाहिर है कि हम आज के दौर में जीते हुए इस चीज़ को देख रहे हैं कि मुताबिक ममालिक की बात करें, जहाँ टर्की की बात करें तो हम 81 सूबे देखते हैं, इंडिया की बात करें तो 36 सूबे नज़र आते हैं, ईरान की बात करें तो 28 सूबे नज़र आ रहे हैं, इराक़ की बात करें तो मुतादिद हम मुल्कों को देख रहे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ सूबे बनाए जाते हैं। ये सूबे बनाना क्या शफाफियत है इसमें? क्या हम ये इस तरीके से देखेंगे कि मकामी सतह पर इंतज़ामी जो शफाफियत है वो हुकूमती जवाबदेही को आसान बनाता है? इस तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन आज के प्रोग्राम में भी की जाएगी। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर तकसीम देखें तो पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर हम 34 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, सिंध की बात करें तो सिंध में हम 16, इसके साथ साथ अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो 36 और खैबर पख्तूनख्वा में 26 हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। इस तरह की तकसीम जो है वो क्या इंतजामात को बदल सकती है? ऐसे में एक जानिब डिस्ट्रिक्ट की तकसीम का मामला, दूसरी जानिब सूबाई हुकूमतों में खास करके सूबे का मामला, और वहीं एक और सबसे बड़ा सवाल जो कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 239 की शिक 4 है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में आज हम बात करें सूबों की तकसीम के हवाले से, और वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आईन पाकिस्तान इसमें किस तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिप्टी पार्लिमानी लीडर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहा अहमद खान। सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जारी हर जगह हम देख रहे हैं कि एक ही बहस छिड़ी हुई है। क्या ये सिर्फ बहस है? क्या ये शोशा है? क्या इस पर अमल दरामद होना चाहिए? सूबों की तकसीम का मामला है। जाहिर है कि अब पाकिस्तान की हम बढ़ती हुई आबादी देख रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया ढांचा भी अब ढलता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या इस तरह की जो सजेशन सामने आ रही है, इस तरह की जो डिस्कशन सामने आ रही है, तो क्या इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, अमली इक़दाम ज़रूरी है? नहीं, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए भाई, ये शोशा तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। एक बड़ी सीरियस डिबेट और एक सीरियस डिस्कशन है, और अगर हम इसको कहें कि ये नीड ऑफ द आवर है तो गलत नहीं होगा। दुनिया भर में ज्यों आबादी बढ़ती है उस तरह से सूबे बढ़ा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में जिस वक्त ये 4 सूबे बने थे उस वक्त आबादी मुख्तलिफ थी, आज आबादी मुख्तलिफ है। तो जाहिर है इंतज़ामी बुनियादों पे इंतज़ामी मामलात को चलाने के लिए आपको मजीद सूबों की, इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि ये सूबे लिसानी बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे, एथनिक बेसिस पे बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। ये इंतज़ामी बुनियादों पे बनने चाहिए, जैसे डिवीजन्स बनते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, ताकि अगर छोटे इंतज़ामी यूनिट्स होंगे, सूबे होंगे, तो उनमें मैनेजमेंट करना आसान होगा। ये इसको लिसानी रंग देना या इसमें ये कहना कि ये किसी एक कौम के लिए होगा, किसी मज़हब के लिए होगा, किसी मसलक के लिए होगा, नहीं। पूरा पाकिस्तान तमाम कौमियतों के लिए है, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए है, तमाम मसलक के लोगों के लिए है। बिल्कुल जी, सूबे बनने चाहिए, इंतज़ामी बुनियादों पर बनने चाहिए, इंतज़ाम को, मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर चलाने के लिए बनने चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, जैसे डिवीजन्स बनते हैं, इंतज़ामी मामलात को बेहतर चलाने के लिए, वैसे ही नए सूबे भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, बनने चाहिए। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा ताहा साहब कि नए सूबे बनाने के हक में सबसे मजबूत दलील आपकी नज़र में क्या है? देखिए, नए सूबे बनाने के हक में जो हमारी मजबूत दलील है वो ये है कि आप अगर पूरी दुनिया का कंपैरिजन उठा के देखें और देखें कि कितनी आबादी पे कितने सूबे हैं। कामयाब मॉडल से ही आदमी देख के सीखता है और आगे बढ़ता है। ज्यों आबादियां बढ़ती हैं नए सूबे बना दिए जाते हैं। अच्छा, हम अगेन अपनी बात रिपीट करेंगे कि इसको एथनिक बेसिस पे लेके नहीं जाएंगे। आज अगर हम सूबों को देखें तो उनके नामों से जाहिर होता है कि शायद किसी स्पेसिफिक एथनिसिटी के लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
हर सूबे में हर एथनिक बैकग्राउंड का, हर जबान का, हर मजहब का, हर मसलक का आदमी रहता है। इसी तरह से हमें ये लगता है कि इंतजामी तौर पे बेहतर अंदाज में चलाने के लिए अगर नए इंतजामी यूनिट्स, नए सूबे बना दिए जाते हैं तो निज़ाम बेहतर अंदाज में चलेगा, मैनेजमेंट आसान होगी। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन वाला मॉडल हमारे सामने मौजूद है। इसको बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लिसानी रंग देने की और आइन के तरीक़ेकार का जिक्र कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आइन में जैसे पहले भी तरमीम होती रही है, सूबे बनाने के तरीक़ेकार में भी तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कोई सूबाई असेंबली नए सूबे के लिए वोट कैसे देगी, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसी तरह से हमें आईनी तरमीम के जरिए से इस प्रोसीजर को भी चेंज करना चाहिए और नए सूबे बनाने चाहिए। छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों जिनकी मैनेजमेंट आसान हो, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो, लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम बेहतर हो। कोई तो पैरामीटर हमें बनाना पड़ेगा ना, चाहे पॉपुलेशन पे बनाएं, जोग्राफिकल बनाएं, जिससे मैनेजमेंट को बेहतर करें। ठीक। अच्छा, हमें लसानी एतबार से, कौमी एतबार से, इसके साथ साथ सियासी और इंतजामी एतबार से हमें तमाम तर सूरत हाल को देखना होगा। ऐसे में मुताबिक जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ अगर हम देखें सूबाई सिंध की बात करें तो यहाँ पे जो हुकूमत है उनके तर्जुमान के बयान भी सामने आते हैं जिसमें वो इस चीज़ की नफ़ी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता अदवार में और गुज़िश्ता कुछ रोज़ में जब हमने सैलाब ज़दा एक सिलसिला देखा पूरे कराची शहर में, तो वहाँ पे हमने ये भी देखा कि इंतजामात की कमी नजर आई। ये भी कहा गया कि वसाइल कम है, आबादी ज़्यादा है, तो ये भी एक नैरेटिव नहीं है कि हमें दूसरे सूबे बनाने पड़ेंगे। देखें, मैंने 2-3 टॉक शोज किए, 2-3 प्रोग्राम्स किए अपने सिंध हुकूमत के अरकान के साथ और उनके नुमाइंदों के साथ, उनकी जमात के लोगों के साथ, तो बड़ा अफसोस और हैरत दोनों आपको एक साथ होगी कि वो ये कह रहे थे कि पंजाब में ज़रूरत है, केपी में ज़रूरत है, बलूचिस्तान में ज़रूरत है, लेकिन सिंध में ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, सर क्या वजह हो सकती है? वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं, कौन सी सोच दिमाग में प्रिवेल कर रही है जो निकल ही नहीं रही। हम तो ये समझते हैं कि तमाम सूबों में, हम सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने की ज़रूरत है और सिंध में भी मजीद सूबे बनाने की ज़रूरत है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी बराबर है। पाकिस्तान हम सबके लिए धरती माँ है। पाकिस्तान है तो हम हैं। किसी की भी सियासत रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। हम ये समझते हैं कि जैसा एक सूबे के शहरी के साथ रवैया है वैसा ही दूसरे सूबे के शहरियों के साथ होना चाहिए। तो ये वाली बात तो मैं इसको खुला तजाद समझता हूँ कि आप कहें कि जी 3 सूबे बना दें और सूबा सिंध में मजीद सूबे ना बनाएं। अच्छा, बहुत अच्छे लगते हुए बात कहते हुए अगर यहाँ कोई बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा होता और शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पी रहे होते, दूध की नहरें बह रही होती, तो शायद उनकी बात समझ आती कि नहीं यहाँ मैनेजमेंट तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसलिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप तमाम लोगों के सामने हैं, आप लोग की कैमरे की आंख से सारा दिन लोगों को दिखाते हैं कि कोई एक महकमा ऐसा नहीं है जहाँ निज़ाम दुरुस्त चल रहा हो। और अगर है तो मैं बिल्कुल अपनी तस्हीह के लिए तैयार हूँ। मेरी नज़र में तो कोई एक महकमा ऐसा नहीं है इस वक्त 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद जो इस अंदाज में चल रहा हो कि जिसको पीपल्स पार्टी खुद कहीं कोट करके बता सके अपनी इलेक्शन कैंपेन में। पूरे सूबे सिंध में 17 साल में ना एक मॉडल मोहल्ला बना, ना एक मॉडल गली बनी, ना एक मॉडल यूसी बनी, ना एक मॉडल टाउन बना जिसको दिखा के पीपल्स पार्टी अपने लोगों से वोट ले सके। वो आज भी बात करते हैं उस अंदाज में कि जब हम जैसे नई जमात इलेक्शन लड़के कैंपेन में जाती है ना, तो कहती है हम आएंगे तो हम ये करके दिखाएंगे। साहब, हम ना कारकर्दगी पर अभी इस वक्त गुफ्तगू नहीं करेंगे। जाहिरी सियासी मामलात एक जाने पे, लेकिन ये जाहिरी पूरी आवाम का मसला है। आवाम की भलाई सबसे पहले है। सही कारकर्दगी हम देख रहे हैं हमारे और आपके सामने। ऐसे में हम ये बताएगा कि आईनी पाकिस्तान का जो आर्टिकल है 239 उसकी शिक नंबर 4 ये कहती है कि सूबाई असेंबली से 2/3 अक्सरियत से जो है ये करारदाद मंजूर की जाए। आपको लगता है कि अगर ये तमाम मामला आगे बढ़ते हैं तो 2/3 अक्सरियत से सूबाई सिंध में नए सूबों की बुनियाद डल जाएगी? अच्छा, हम ये समझते हैं, मैंने आपके सवाल करने से पहले भी इस बात का जवाब दिया, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर देता हूँ कि पहले भी आइन में तरमीम होती रही हैं
मजीद तरमीम की जरूरत है और ये इख्तियार वफाक के पास होना चाहिए, सूबों के पास नहीं होना चाहिए। अगर सूबों से ही सूबों के बारे में राय मांगेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आईनी तरमीम के जरिए ये इख्तियार वफाक के पास जाना चाहिए और फिर वफाक को इंतजामी यूनिट्स बनाने का फैसला करना चाहिए इंतजामी बुनियाद पे। जहां तक रही बात, हम 18वीं तरमीम की हिमायत कल भी करते थे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। और 18वीं तरमीम की जो मुकम्मल रूह है, जिसमें आर्टिकल 148 शामिल है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर टिल ग्रास रूट लेवल, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना जरूरी है। जब तक लोकल गवर्नमेंट एम्पावर नहीं होगी 18th अमेंडमेंट पूरी नहीं हो सकती। 18th अमेंडमेंट का मतलब था डेवोल्यूशन ऑफ पावर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चारों सूबों के वज़राए आला हैं उन्होंने अकोमोलेशन ऑफ पावर कर ली बजाय इसके कि वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर करते हैं। ठीक है, ताहा साहब आप हमारे साथ ही जुड़े रहे और इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर। और इसके साथ साथ हमारे साथ जफरुल जमील शेख साहब हैं जो कि कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट से इनका ताल्लुक है और ज़ाहिरी सदर भी हैं, तो इनको भी वेलकम करेंगे। बड़ी गंभीर सूरत हाल नज़र आ रही सर, एक टॉपिक है, इसको शोशा बोलें या इसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है, कारकर्दगी हम देख रहे हैं। हुकूमती सतह पर तमाम जगह से ये आवाज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं कि जी सूबे बनाए जाएँ। सर किस तरीके से देखते हैं ब्रिगेडियर साहब कि क्या सूबे बनाना अब इस मुल्क की अशद ज़रूरत है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा सेंसिटिव सा सब्जेक्ट है जी, लेकिन है भी नहीं जी, क्योंकि अगर आप पीछे चले जाएं 1936 से पहले कोई सूबा सिंध नहीं था, ना सूबा पंजाब इस सूरत में था जैसे है, ना फ्रंटियर इस सूरत में था जैसे है आज। बलोचिस्तान तो सूबा था ही नहीं, जी, स्टेट्स थी मुख्तलिफ। ये तो उस माने में कायद आज़म की काविशों से, मुस्लिम लीग की काविशों से सूबा सिंध बना, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर स्टेट्स सेमी इंडिपेंडेंट थी। खैरपुर थी, दूसरी थी। कराची जो है वो गो उस सिंध का असम्बली वगैरह यहाँ थी, लेकिन कैपिटल नहीं था। इट वॉज पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, रन बाय द कमिश्नर डायरेक्टली अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द वायसराय। इसी तरीके से पंजाब में बहावलपुर स्टेट थी और दूसरी रियासतें थी, इसी फ्रंटियर में भी थी, बलूचिस्तान में भी थी, चित्राल, निगर, दीर, यानी 20 रियासतें थी। ये जब 56 का आइन बना तो उस ज़माने में एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट पैदा हुई थी पैरिटी की, क्योंकि फ़ैसला नहीं हो पा रहा था बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान की थी और वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस उस ज़माने के तैयार नहीं थे। तो वो एक 7-8 साल ये झगड़ा चलता रहा। एवेंचुअली फिर एक कंसेंसस बंगाली पॉलिटिशियंस ने ही बना के दिया कि भाई पैरिटी कर देते हैं। तो सारे जो हमारे सूबे थे इनको जोड़ के वन यूनिट बनाया गया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक किया, तो उनको बराबर बराबर नशिस्तें दी गई। उस वन यूनिट के जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें यही था कि अगर कभी ये इसको ख़त्म किया गया तो जो जॉइनिंग यूनिट्स हैं दे विल रिवर्ट टू द सेम स्टेटस, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। और 71 की जंग हो गई, हालात बदल गए। फिर 73 जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो कराची को शामिल कर दिया गया सिंध में, इसी तरह बलूचिस्तान नया सूबा बनाया गया और रियासतों को ख़त्म कर दिया गया। हालांकि बहावलपुर का जो था वो इंडिपेंडेंट स्टेट थी। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। जब 1986 में 85 में मार्शल लॉ को लिफ्ट करना था तो मुझे इसलिए पता है कि आई वाज चीफ ऑफ स्टाफ विद गवर्नर सिंध। ओके, गुड। तो एक हमसे मांगा गया था, कमेंट्स मांगे गए थे कि व्हाट विल बी द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ द मार्शल लॉ। तो उस वक़्त एक कमीशन क्रिएट किया गया था मौलाना अंसारी, अजहर अंसारी के अंडर जस्टिस थे शायद वो हैं,
और उनकी रिकमेंडेशन जो थी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली 12 सूबे बना दिए जाएं। ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, इसमें कोई जज्बात नहीं है, ना कोई एथनिक है, ना कोई इसमें। मकसद ये है कि इंतज़ामिया को किस तरीके से हमने अच्छे तरीके से चलाना है। अब देखें वो फिर हो नहीं सका और ये चारों सूबे ही ऐसे रहे जैसा मौजूदा सूरत हाल है। लेकिन उसके बाद आवाज़ें उठती रहीं, जैसे सराइकी सूबा की बात होती है, साउथ पंजाब की बात हो रही है, हज़ारा वाले अपना सूबा मांग रहे हैं, तो इस तरीके से ये बातें चलती रही। लेकिन हमारे जो हम हर चीज़ को बड़ी अनफॉर्चुनेटली जज्बात के ज़ेरे असर हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक। जबकि अमूर रियासत में जज्बात नहीं होते, एक दानिशमंदाना रवैया होना चाहिए। अब देखें अफगानिस्तान में नजर आता है हमें दानिशमंदाना रवैया क्या है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन हमारे जज्बात उस पर हावी आ जाते हैं। ठीक। अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं। जो इंडियन पंजाब है वो हमारे पंजाब से छोटा है। इंडिया ने उसके 3 सूबे बना दिए, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसी तरीके से असम में 2 रियासतें क्रिएट कर दी। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है दुनिया में। ना 1947 से पहले वो सूबे थे, ना 1936 से पहले वो सूबे थे, ना 1836 से पहले वो सूबे। तो ये तो एक एवोल्यूशन है। तो इसका हल यही है। अब देखें जो पंजाब की आबादी इस वक्त 12 करोड़ है। ठीक है, हल के ऊपर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक में जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं सूबों की तकसीम के हवाले से। सूबों की तकसीम का होना इंतज़ामी सतह पर या लासानी सतह पर होगा, या इसके ऊपर भी कोई सियासी बहस जारी रहेगी, या ये तमाम तर सूरत हाल इसी तरह हमें सिर्फ और सिर्फ बातें करती हुई नजर आएगी। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़रुल जमील शेख साहब, मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में। कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट के सदर भी हैं। सर, किस तरीके से सारी सूरत हाल को देखते हैं? जारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ऐसे में सूबों की तकसीम के मामला जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि ये नेचुरल प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में होता चला आया है और आज भी हो रहा है, कोई नई बात नहीं। और ये चीज़ तो सूबों का, नए सूबों के इनेकाद तो पाकिस्तान में आज से कम 30 साल पहले हो जाना चाहिए था। वी आर ऑलरेडी बिहाइंड द शेड्यूल। एक चीज़। दूसरी चीज़, लफ्ज़ सूबा जो हमारे कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट के हिसाब से बड़ा मतरूक है। अगर आप किसी भी महज़ब दुनिया में चले जाएँ, आप पड़ोस में चले जाएँ, वहाँ भी रियासतें कहलाती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहलाते हैं। यूरोप चले जाएँ तो चारों जो बड़े मुल्क हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, सब जगह या तो यूनिट होती हैं या काउंटीज़ होते हैं। उस आहिस्ता आहिस्ता वो आपने कहा एक एवोल्यूशन प्रोसेस है होना चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो 2 पार्टीज़ गुज़श्ता कई बरस, कई दहाइयों से काबिज़ हैं, उनके ज़ाती मफादात आड़े आ जाते हैं। आपने कहा ना दानिशमंद हैं, बिल्कुल है, दानिशमंद उनके अंदर भी हैं, लेकिन दानिशमंदी उस वक्त तक चलती है जब तक उनका अपना मफाद कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा कहीं। पार्टी मफाद या ज़ाती मफाद आने लग जाता है तो दानिशमंदी ख़त्म हो जाती है। और मैं कई एक अच्छे नाम ले सकता हूँ पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी लोगों के। मौजूदा सूरत हाल में 200% नए सूबों की सख्त ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत सूबों की, नए सूबों की सिंध में है, जिसको बहुत सख्ती से मुखालफत की जा रही है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल ही गैर आइनी भी कहूँगा उसको मैं। अच्छा, और दूसरी ज़रूरत बलूचिस्तान की है जो बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन चूँकि वहाँ की अपनी आवाम इस वक्त उसके कुछ और मसाइल हैं, कुछ और रिजर्वेशंस हैं, तो इस पर सबसे ज़्यादा अगर सूबे की ज़रूरत है तो वो सिंध में है, कराची में है, जहाँ मायूसी गुज़श्ता कई दहाइयों से बढ़ती जा रही है और रोज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सर, क्या ये सियासी वजूहात की बिना पर सूबों की तकसीम का मामला है? क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ एतवार से जहाँ पे सूबे सिंध की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। तो क्या ये सियासी तौर पर सारे सिलसिले जुड़े हुए? न सिर्फ भी सियासी है बल्कि बदकिस्मती कहूँगा कि यूँ तो लिसानियत पूरे मुल्क में है, लेकिन बदकिस्मती कहूँगा कि सबसे ज़्यादा लिसानी एतबार से इन चीज़ों की मुखालिफत सिंध में हो रही है।
और ये हमारी बदनसीबी है, सिंध वालों की बदनसीबी है कि हम तारीख नहीं लिखते। कराची जिसके लिए हम मूवमेंट चला रहे हैं कि इट हैज़ टू बी अ फेडरल टेरिटरी टू, जैसा कि हमेशा तारीख में कराची का भी सिंध का संदीरा मास हुआ है, 11 साल ले लें, जैसे ब्रिगेडियर साहब का 36 में सिंध अलग हुआ आपके बॉम्बे से, तो 36 से 47 ये, उससे पीछे आप 250 साल चले जाइए, तालपुरों के दौर में उससे पीछे कल्होड़ों में चले जाइए, सब में हैदराबाद सूबा रहा सिंध का, या अतराफ़ के मीरपुर खास भी रहा, खुदाबाद एक जगह थी दादू के पास हो रहा। तो कराची का कोई प्रोमिनेंट नाम ही नहीं रहा 47 अगेन इट वाज अ कैपिटल। सर लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लसानी तौर पे जिस तरह आपने कहा कि जी अब ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात से माज़रत के साथ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि शहरी कराची की बात करें, हमें यहाँ सिंधी भी नज़र आते हैं, पठान भी नज़र आते हैं, बलोची भी नज़र आते हैं, अफगानी भी नज़र आते हैं, हमें उर्दू स्पीकिंग भी नज़र आते हैं, महाजर भी नज़र आते हैं, हर सूबा हर जगह के लोग यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में ज़ाहिर सूबे के नाम से सिर्फ लसानियत को मंसूब कर देना ये गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल हमारे क्यारन के मौक़िफ़ से नहीं हो, इसलिए कि हमारा पहला नारा ये है कि जितने लोग यहाँ के मुस्तकिल रहायशी हैं, यहाँ का शनाख्ती कार्ड रखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कम्युनिटी, एथिक्स, कास्ट एंड क्रीड, वो कराचाइट्स हैं। और उनके और 3.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है। सबसे ज़्यादा जुल्म इक़्तिसादी जुल्म, जिसको मैं फाइनेंशियल जेनोसाइड कहता हूँ, विच इज़ अगेन अ वायलेशन ऑफ UN रेजोल्यूशन 1948, वो तो हो ही रहा है जेनोसाइड यहाँ पे, और सिंध में भी हो रहा है, इंटीरियर सिंध में भी हो रहा है। अभी आप पिछले 10 साल की फिगर देख रहा था, 10 अरब तो सिर्फ वो अमाउंट है जो सिंध गवर्नमेंट को ने एलोकेट की है फॉर द डेवलपमेंट इन कराची। 300 तकरीबन 15 समझने के 15,000 तकरीबन ये एलोकेट किए गए। वो पैसे कहाँ गए? पिछले साल यहाँ पर एलोकेट किए गए थे कराची में अबाउट 500 मिलियन रुपीज़, कहाँ लगे वो? 3 साल से आपका पूरा यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ, जिसके जवाब में कल हमारे मेयर बोल रहे थे और किसी टीवी प्रोग्राम में मजाक का प्रोग्राम तो था कि शायद विल टेक अनदर 2 ईयर्स। अच्छा, तो क्या हमें सूबों को सिर्फ तकसीम कर देंगे तो मामला हल हो जाएंगे, या हमें लोगों को बदलना होगा? सर दोनों चीज़ें, लोगों को भी हमें बदलना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले अगर हम 25 साल या 30 साल, हम तो जाहिर 77 साल इस पूरे पाकिस्तान को बन के कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे में अगर सियासी पार्टियां देखें तो 4 से 5 वो वही नजर आ रही हैं जो कि बरजबान होती हैं और वही फंड्स की रसाई इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुल्क को आगे लेके चलती है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इंतजामी सतह के ऊपर ये मामला हम देखते हैं तो ऐसे में तो फिर हमें लगता है कि गवर्नेंस पूरी बदलनी चाहिए। देखिए ना, गवर्नेंस तो है नहीं, 100% बदलनी चाहिए गवर्नेंस। पहले तो आप तय कर रहे हैं कि आपका घर क्या है। जब घर तय करो फिर उसके प्रॉपर मकीन जो जिस कमरे में रहने का काबिल उसको रखा जाए। ये ना हो कि मैट्रिक फेल है उसको आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दें, जो हमेशा होता है। जो जिसका काम जो होता है इंजीनियरिंग का है उसको आप बहबूद आबादी का डिपार्टमेंट थमा दें आप, जो हमेशा होता आ रहा है। इस बड़ी मिसालें मौजूद हैं। प्रॉपर बंदा फॉर द प्रॉपर प्लेस हमको निकालनी पड़ेगी। और लेकिन जब तक ये तकसीम सूबे बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप फेल है टोटल, स्पेशली सिंध में गवर्नेंस, बलूचिस्तान में गवर्नेंस इज टोटली फेल्ड, क्योंकि गवर्नेंस के डिफरेंट पैरामीटर्स है बलूचिस्तान में, लेकिन सिंध इज टोटली फेल्ड। हालिया बारिशों में देख लीजिए तकरीबन 30 से ज़्यादा अमवात हो गई, जो कि बैल 20 तो गवर्नमेंट भी मान रही है। मतलब कोई मसला ही नहीं कि एक दिन के चंद घंटों की बारिश में शार फैसल जो मेन स्ट्रीट है जो कभी बंद नहीं होती थी दौरान आपके बारिश, उसके अंदर पूरी टोयोटा कोरोला जैसी गाड़ियां छत तक डूबी हुई। सही। अच्छा, ये बात तो मुझे समझ आ गई कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वही लोग अगर दोबारा आके बैठेंगे, भले सूबों की तकसीम हो जाए, लेकिन अगर उसके बाद भी वही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आके बैठ के इस मुल्क को चलाने की कोशिश करें या सूबों को चलाने की कोशिश करें तो इंतजामी सतह पे हम हमारी कारकर्दगी सिफर नजर आएगी। ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है टेक्नोक्रेट्स का हम एक लफ्ज सुनते हुए आए हैं कि अब टेक्नोक्रेट्स की हमें जरूरत है, तो क्या आपको लगता है कि अगर सूबों की तकसीम होती है तो ऐसे में हमें टेक्नोक्रेट्स चाहिए होंगे? देखिए, मैं पॉलिटिक्स पे तो बात नहीं करूंगा, जी बिल्कुल, वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से बात करूंगा जी। देखिए, गवर्नेंस जो है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द बॉडी। अगर एक आदमी बहुत लंबा चौड़ा है तो उसको खाना भी ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। एक आदमी छोटा है उसको थोड़ा खाना चाहिए। इसी तरह देखिए, दुनिया भर में ये स्टेट्स हैं, अमेरिका में भी स्टेट्स हैं और वो फेयरली ऑटोनमस है। यानी आप देखेंगे कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ ऑर्डर देते हैं, वो स्टेट उनको चैलेंज कर देती हैं कोर्ट में जाके कि जी ये ऑर्डर जो है फेडरल
जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बात की जाए तो आपका देखिए 12 करोड़ आबादी तकरीबन होने लगी पंजाब की। ठीक। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक आदमी राजनपुर में बैठा है, उसका कोई काम है लाहौर में, तो उसको कितनी दिक्कत होती है। इसीलिए वो साउथ पंजाब की बात हो रही थी कि मुल्तान तो चलवाया जाए। मैं वहाँ भी रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है वहाँ उस तारीख का वो चल रही थी। वो उनका उस वक्त तो नुक्ता नज़र ये था कि भावलपुर की जो स्टेट है रिस्टोर करे, क्योंकि जो 1 यूनिट का जो पैरामीटर थे उसके हिसाब से वो रिस्टोर होनी थी, लेकिन उसको शामिल कर दिया कि पंजाब में पंजाब और बड़ा हो गया। सही। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो ये रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा मरहला आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि हमें किसी चीज़ को जज्बात से नहीं देखना चाहिए। हम जो है ना फौरी तौर पे पूरी कौम जज्बाती हो जाती है। अब इसमें जो हमारे को याद रखे कि 80 साल होने लगे, 79 हो गए, बिल्कुल ऐसा ही 78 हो गए ना, 79 शुरू है, तो 80 साल आपको पता है सोवियत यूनियन 1920 में बनी थी, 90 में 1910 में बनी थी, 90 में 80 साल में ख़त्म हो गई। मैंने बड़ी बड़ी कौम में 80 90 100 साल में अगर वो अपने आप को नहीं संभालती हैं, तो उन्होंने गोर्बाचोव के दौर में उन्होंने ये फैसला किया है कि हम बजाय आपस में खाना जंगी करने के उन्होंने रियासतों को आज़ाद कर दी। ठीक। तो आप देखें सोवियत यूनियन टूटने के बाद कितने मुल्क क्रिएट हुए थे, लेकिन वो अब एक मोहब्बत भरी यूनियन में इकट्ठे हैं जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ यूनियन कहते हैं वो, और वो सारे इकट्ठे हैं उसी तरह। बारिंग एक दो जो लिथुआनिया वगैरह चले गए थे वो उधर यूनाइटो की तरफ चले गए। यूक्रेन ने देखें जो शुरू में जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हुई और वो जंग की तरफ चले गए। तो बात यह है कि हमें 2/3 मेजॉरिटी की आप बात करते हैं जो आइन में दिया। आइन किसने बनाया था? आइन तो सूबों ने ही बनाया था, बिल्कुल सियासतदानों ने बनाया था। तो लिहाजा उन्होंने जो भी प्रोविजंस रखे हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से रखे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और भी चीज़ दी हुई है, वो ये कि अगर कोई फैसला नहीं हो सकता है तो आप रेफरेंडम की तरफ चले जाएं। तो लेट देयर बी ए रेफरेंडम, इन कंसेंसस बिल्ड करें और जो भी फिर फैसला हो उसको फॉलो करें। और देखिए फिर उसके बाद और भी हल है कि अगर इसको बैठ के सोच के तो विद इन द प्रोविंसेस भी आप डिवीजन्स को ऑटोनॉमी दे सकते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट द थिंग। ठीक। तो अच्छा देखें ना, इसमें आप 26 तरमीम में, तो बल्कि मैं कहूँगा 26 दफ़ा तो हम खेल चुके हैं ना आइन से। 127वीं दफ़ा पूरे कौम के मफाद में खेल ली थी। बात खत्म। आइन में तरमीमी करनी है ना कि प्रोविंशियल असेंबली नहीं चाहिए, डायरेक्ट वफाक फैसला करेगी जैसे एनडीए में होता। हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है। नहीं, मैंने उसको कहा ना कि आप उसमें कोई लसानी है। नई सूबों का ताल्लुक, जो नई सूबों का ताल्लुक है, अगर तरमीम की बात करें तो 27वीं तरमीम से इसका क्या ताल्लुक है सर? नहीं कर लिया है, कर लिया है उसमें वाजे कर दिया है भाई अभी वफाक तय करेगा और ये सूबों की ज़रूरत है, उसकी एक शक्ल रख ली जाए। अब अक्लमंदों को बुला के हो रहे हैं, तैतुल-रजाल नहीं है इस मुल्क में। अगर आप सिंसियर एडवाइस लेना चाहें आउट ऑफ योर ओन कैबिनेट, यू कैन डेफिनेटली गेट इट। और आपको अच्छा गाइड करेंगे लोग, टेक्नोक्रेट्स हैं, थिंक टैंक मौजूद है इस मुल्क में। अभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, उनसे आप गाइडलाइन लीजिए एंड डोंट टेक इट ओवरनाइट। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट करें, आप टाइम लीजिए। इंडिया में जब ये 56 का आपने जिक्र किया हुआ, तो 54 से वहाँ बहस शुरू हो गई थी, तब जाके वो तो सर अमल दरामद 56 में जाके किया, सब बहस करके उसको फॉल प्रूफ बनाया गया। पहले थोड़ी कि ओवरनाइट बगैर बहस के बिल पास हो जाते हैं बड़े से बड़े, जो 26वीं तरमीम हुई सबसे बड़ी मिसाल आपके। अच्छा, आइन के मुताबिक अगर हम बात करें, बाइख्तियार जो मकामी हुकूमतों पर अदलिया ही अमल करा सकती है, इस चीज़ से मुत्तफिक है? बिल्कुल मुत्तफिक है। अगर 27वीं तरमीम में कौम के मफाद में बात आती है तो बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं। बिल्कुल ठीक। सर आप क्या कहेंगे सर? मैं तो कहता हूँ 27वीं तरमीम के बगैर भी रेफरेंडम एक ऑप्शन है। सर रेफरेंडम की वो कौन लेगा गारंटी यहाँ भाई ये फेयर हो जाएगा? नहीं, वो तो फिर देखे ना, आपको कुछ ना कुछ दूसरों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी, अगर बल्कि इसमें सबसे बड़ी बेहतर तो यही होगा कि आप रेफरेंडम को भी डिवीजनल लेवल पे करा दें।
लेट द ईच डिवीजन डिसाइड। सर यहाँ पे भी तो रेफरेंडम के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी मईशत है जिस तरह चल रही, क्या ये अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं? देखिए, मैं तो इस बात से, मेरे तो बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ भी और मैं लिखता भी रहता हूँ कि पहले बात हो कि हमें इस सिंड्रोम या इस सोच से बाहर निकलना चाहिए कि हमारी मैशत ख़राब है। हमारी मैशत ख़राब नहीं है, ठीक, हम मिसमैनेज्ड हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देखिए आपके जो आपके 3 सोर्सेज ऑफ इनकम है। एक टैक्सेशन, दूसरा आपका जो रिसोर्सेज हैं या मिनरल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, और फिर आपकी इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट्स, ये वो अला वला, और तीसरी जो है आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस। अब फॉरेन रेमिटेंसेस भी आपके आप जो ऑफिशियली इस महीने, पिछले महीने की थी 3.8 बिलियन हुई थी, लेकिन हमने इस बात को साबित किया था कि जो 3.8 बिलियन है ये वर्चुअली 50-60% है। इतनी ही रेमिटेंसेस हुंडी में आती हैं जो नज़र ही नहीं आती है, जिसकी वजह से सारा कारोबार चलता है। अब कहाँ से लोगों के पास कैश आ जाता है फॉर परचेजेस, क्योंकि द मनी इज़ फ्लोइंग इन। तो मिसमैनेजमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, क्योंकि आप देखें ना, दुनिया भर में गवर्नेंस जो होती है वो छोटी होती है, प्राइवेट सेक्टर को बड़ा किया जाता है। हमने गवर्नेंस अपने पब्लिक सेक्टर को हम फैलाते जाते हैं, खर्चा ज़्यादा होता जाता है और प्राइवेट सेक्टर सुकड़ता जाता है। तो अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने रेलवे लाइन बनानी है लाहौर कराची, 10 साल से फैसला नहीं हो रहा, 15 साल ML1 का। कोई ब्यूरोक्रेट कुछ कहते हैं, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर है, कुछ इंटरनल प्रेशर है, कोई मतलब कोई आप हेडवे आपको नहीं मिलता। चाइना से बात होती है 9 बिलियन से 6 बिलियन पे भी आ गए, आप पता नहीं क्या पोजीशन है, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप यही फ्लोट कर दे प्राइवेट सेक्टर को कि भाई आपने बनानी है पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज, दुनिया में बड़ा कामयाब जा रहा है, आप बनाएं इसको 2 या 3 सेक्शंस को स्टेजेस में बनाएं। आपको पता है जो लंदन की मेट्रो है वो 1800 आई थिंक 76 या 86 में बनी थी, वो भी एक अमेरिकन ने बनाई थी। वो होटल पे खड़ा था, उसने वो देखी वो बोरो की वैली, उसने कहा यहाँ जैसे न्यूयॉर्क में ट्रेन चलती है मैं भी चला दूँ। तो उसने लंदन कॉरपोरेशन को कहा कि मैं बनाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है, वो पहली ट्रेन बनी थी। सर लेकिन वो तो काम वाले लोग हैं ना। नहीं तो आप भी ये काम वाले ऐसे, अरे भाई आप ट्रस्ट तो करें अपने आप को। मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान इज नॉट ए स्मॉल कंट्री, पाकिस्तान इज नॉट ए पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज नॉट ए वीक कंट्री, पाकिस्तान इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, इट इज़ रिच इन रिसोर्सेज, इट इज़ रिच इन मैन पावर, सब कुछ है आपके पास। देयर शुड बी ए विल टू डू द थिंग। अगर आप विल आपने क्रिएट कर लेंगे तो आपके सारे मसले हल है। अगर आप बैठे रहें घर में तो जी मैंने नहीं कुछ करना है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक सर, क्या अभी आप देख रहे हैं अल्लाह ने आपकी कितनी मदद की जब इंडिया ने आप पे अटैक किया। बेशक आपने पूरा स्ट्रक्चर जो था, जियो स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर, पूरे ना तो साउथ एशिया का बल्कि आपने पूरी ग्लोबली स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। और आज भी जो मैं आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, जो अभी OIC में पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली अनाउंस किया है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट ऑक्यूपेशन ऑफ गजा इन एनी केस। इट इज़ ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, इट इज़ वेरी प्रेजवर्दी जी। तो प्रेजवर्दी ये एक स्ट्रेंथ शो करता है। तो अगर आप देखें छोटी कौम जो होती है, बड़ी कौम कोई नहीं होती, इट इज़ द रिजॉल्व ऑफ द नेशन। बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी कौमें फैसला नहीं करती, उनकी तकदीर दूसरे लिख रहे हैं। इज़न्ट इट ए आयरनी कि 2.25 अरब या 1.5 अरब मुसलमान हैं और 7 मिलियन ज्यूज़ ने आपको आगे लगाए हुए। ठीक, चलिए जी ज़फ़र साहब, आपसे ज़ाहिरी गुफ्तगू का सिलसिला भी है और ये बताइए कि अब हम इंतज़ामी ढांचे की तो बात कर रहे हैं, अब जो सूरत हाल नज़र आ रही, जैसे सर ने हमें बताया कि टैक्सेशन के हवाले से कि टैक्सेशन एक हमारा ऐसा रिसोर्स है जिससे हम जो है वो ज़रा मुबादला भी हमारे पास आ रहा है अगर हम कंपनीज की बात करें। लेकिन टैक्सेशन का निज़ाम, जिस तरह हम शहर कराची की बात करें तो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, लेकिन क्या हमें सिस्टम वैसी नज़र आता है? क्या उसके एवज़ हमें तमाम फ़वाइद वो मिल रहे होते हैं?
देखिए, टैक्सेशन का भी मसला, एक तो सबसे बड़ा नियम आ रहे हैं कि हमारे हर चीज़ करप्शन की नज़र हो जाती है। ठीक। टैक्सेशन को इतना, मैं कोई छोटा सा कारोबार, इसमें ये मेरा अपना सब्जेक्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है कि अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहें, टैक्स देना चाहें, तो आप अपनी कंपनी बंद करना पड़ेगा। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड, उसको हम शुरू दिन से चैम्बर में कहते आ रहे हैं भाई इसको आप वन विंडो ऑपरेशन कर दो, लोगों की विल पे आप छोड़ दीजिए कि भाई इतना आप कमाएंगे, इतने % आपने फिक्स टैक्स दे देना है। और ये मैंने क्या डॉक्टर मुबोलक, आपने नाम सुनोगा, आपसे पहले की बात है, वो शख्स जिसने पाकिस्तान को भी खड़ा किया, जिसने 5 साल आपके डेवलपमेंट बजट बना के दिया साउथ कोरिया को, वहाँ महबूब हक इसी तरह पूजा जाता है जिस तरह हम जिना साहब का यहाँ पे नाम लेते हैं इज्जत से साउथ कोरिया में। अच्छा, टैक्स महसूलात चले हमें समझ आ रही है। अगर हम इसमें एक बात ये देखें, हर शख्स अपनी जगह इंडिविजुअली टैक्स भी पे करता हुआ नजर आए। फिक्स आपने टैक्स कर दिया, चाहे वो सनती ज्यादा कलेक्शन हो या इसके साथ साथ कोई आम आवाम है वो भी अगर टैक्स दे रही है, ठीक है, ऐसे में सहूलियात वो मिलेंगी, देनी चाहिए। अब जो गवर्नमेंट आपको टैक्सेशन मिल जाए, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि आप सहूलियात की तरफ मत जाए ना, क्योंकि अभी जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो तो पूरा ही नहीं पड़ रहा। सहूलियात तो बहुत दूर की बात है। देखिए, पॉइंट ये है कि आपने निज़ाम को, टैक्सेशन को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, सही, इतना उसके अंदर। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब सेल्फ असेसमेंट स्कीम जो आप करते हैं, अगर उस फॉर्म को पढ़ें तो वो टैक्सेशन का जो एक्सपर्ट है वो भी नहीं फेल कर सकते। मसलन वो देते हैं कॉलन में रेफर फलानी 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 अमेंडमेंट, आप वो अमेंडमेंट ढूंढते रहे, आपको पता नहीं लगता कि वो कौन सी अमेंडमेंट किस साल में हुई थी, कहाँ हुई थी, किस क्लॉज में हुई थी, कहाँ हुई थी। आप सिंपल सा फॉर्म बनाएं 1 और 2 पेजेस का, उन्होंने कहा कि आप अपनी आमदनी और ख़र्चा दे दें और फिर आप बता दें कि जी, और उसके साथ रसीदें लगा दें, अल्लाह अल्लाह खैर। ऐसा नहीं है, आप उसको इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ, इसमें इतने निकाल दो, इतने डाल दो, इधर से इतना निकाल लो, इतनी एग्जाम्पशन कर लो। वो बेचारा इवन जो है टैक्सेशन, आपका फॉर्म टैक्सेशन जिससे आप टैक्स लेना चाहते हैं, कारोबारी लोग या छोटे लोग बेचारे, वो उनको समझ ही नहीं आती कि ये हमने करने के, तंग आ कहते जी आप छोड़े हमारी जान। ठीक है। अच्छा, इन दी एंड ज़ाहिर कि वक्त भी हमारे पास मुख्तसर सा अब बचा हुआ है। ऐसे में अब जो हम देख रहे हैं कि हर जगह ये एक शोशा समझें या इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, हम इस पर बात तो करें कि अवामी सतह पे अगर देखें तो अवाम भी चाहती है कि इस तरह के मामला हो जिसमें उनको प्रॉपरली उनका जो हक है वो उसे मिले। क्या ये सिर्फ बातों की हद तक रहेगा या ये एक सियासी जंग छिड़ जाएगी? आप सूबे की बात कर रहे हैं जी। देखिए, इसको चूँकि आप पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, पहली बात तो ठीक, सोशा भी हो सकता है, लेकिन इस पर सोशा ज़रूर होगा, लेकिन ये हमारी अशद ज़रूरत है। लेकिन हर समझदार आदमी बोल पड़ रहा है कि ये बिल्कुल सही है, अगर सोचा भी है तो उसको वाकई पाए तकमील को पहुंचना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि आप खाली सिंध को शुरू कर दें या खाली पंजाब को, तमाम डिवीज़न की बुनियाद पे बिल्कुल यहाँ पे आपके सूबे बनने चाहिए। और जितनी कम, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी सही बात की कि राजनपुर में एक बंदे का मसला, गरीब आदमी मसला हो जाता है, उसे लाहौर आना पड़ जाएगा, कितने तो फुट आएंगे, कहाँ रहेगा, क्या करेगा वो। तो यही मसला है। और यही अंग्रेज के आप सिस्टम उठा के देखें, उसने छोटे छोटे डिवीज़न, और डीसी जो होता था फुल्ली पावर्ड होता था, यानी सिविक मसाइल को हल करने का बिल्कुल वो, इसलिए कि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। जो आप कॉलोनियल एरिया में रहते हैं उस वक्त आपके पास ज़्यादा बेहतर ज़ाती हुकूक थे निस्बतन आप आज़ाद होने के बाद। टैक्सेशन, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स देंगे। आप खाली बिजली का बिल उठा के देख लीजिए, एक 10 रुपये का टैक्स दिखाते हो, बढ़ते बढ़ते एंड तक वो 150 रुपये का हो जाता है। सेल टैक्स मैंने आपको दे दिया, आपने उसको दे दिया, XYZ को दे दिया, फाइनली कहाँ पे जा रहा है कुछ पता नहीं। अब मैं तो सुबह से रात तक टैक्स दे रहा हूँ, खाने पर रात तक दे रहा हूँ, ग्रॉसरी पे रात तक दे रहा हूँ, अपने टैक्सी ड्राइवर पे भी अगर उबर का बिल है उस पर सेल टैक्स शामिल है, सुपर मार्केट में शामिल है। वो मैं इनपुट कहाँ दिखाऊंगा? बार बार हम लिख चुके हैं FBR को, भाई ये अरबों रुपये है, या आवाम का जा रहा है, इसका या तो इनपुट दिखाइए, आप बोली नहीं आपको वसूल हो गया, आवाम को हम कुछ बताएंगे, चले गवर्नमेंट के खाते में चले गया, गवर्नमेंट ने ये डेवलपमेंट हमारे साथ कर दी। तो सूबे बिल्कुल ज़रूरी हैं, हैफेजर्ड हमने काम नहीं करना है, प्लानिंग के साथ।
और टेक्नोक्रेट्स को हमने हर सूरत में एंगेज करना है। इन अवामी हुकूमतों के रहते हुए आपको सूबों की तकसीम भी कभी भी आपको ईमानदाराना नहीं हो सकती। आपको कोई ना कोई ऐसी राह निकालनी पड़ेगी कानूनी, बजरिए कोर्ट निकालिए, बजरिए सुप्रीम कोर्ट निकालिए, जो पहले निकाली जाती रही हैं, कि ये सब सिस्टम को आप टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाइए, कम से कम 10 साल का बोल के लाइए, ताकि आपको झूठ ना बोलना पड़े, और ये सेक्टर हम सही करेंगे। ठीक है, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। लोगों को बुलाइए ईमानदारी से, हर सेक्टर के एक्सपर्ट को बुलाइए, आपको ये मिल जाएगा। अमेरिका से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ से आपके यूएनओ से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वर्ल्ड बैंक से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, सब आपको यही मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपकी विल हो। ठीक है, विल होनी चाहिए, विल। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जज्बात से नहीं काम होता, दानिश से हमें चलना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो अभी बहुत सारी डिसेंटिंग आवाज़ें भी आने लगी हैं। बड़े बड़े मैंने 1-2 एंकर्स को भी सुना कि नहीं जी छोटे सूबे बन जाएंगे, ये प्रॉब्लम है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये निज़ाम हुकूमत आपका अंग्रेज़ों ने दिया था, वो खुद तो उनके मुल्क में तो है नहीं। मैंने कहा कि थोड़ी देर यही कहा मैंने, उनमें तो है नहीं, ठीक है ना। अमेरिका में ये नहीं है, फ्रांस में ये नहीं है, कहीं भी नहीं है, रूस में ये नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम उसको चिमटे बैठे हैं, क्योंकि इसमें हम जज्बात को ले आते हैं, पॉलिटिक्स को ले आते हैं। उसको देखिए, पॉलिटिशियन को स्पेस चाहे छोटा सूबा हो बड़ा हो मिलती रहेगी। ये नहीं, अब देखिए अगर मेरा डिवीज़न हैदराबाद है तो मैं हैदराबाद ही से सियासत करूँगा ना, वो वहाँ से चला जाए। या अगर मेरा है डेरा गाजी खां है तो मैं डेरा गाजी से सियासत। अब भी जो उसी तरीके से आते हैं ना, आप वहीं से अपने इलाकों से इलेक्ट होके आते हैं, फिर आप अपने इलाके की गवर्नेंस खुद करें, आपके जो रिसोर्सेज मिले खुद करें, आप जनरेट करें, आपको पता भी लगेगा कि भाई कौन कितना खर्च कर रहा है, कितना हो रहा है। अभी तो पता नहीं लगता ना खर्च किधर जा रहा है, कौन कर रहा है। और तीसरी बात जो है, कुछ ऐसी चीज़ें बहैसियत कौम हमें करनी चाहिए जो हम नहीं करते। मसलन हम कहते हैं मुसलमान हैं, हम सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम सबसे गंदा मुल्क है। हम अपना कूड़ा उठा के गली में फेंक देते हैं। वेरी ट्रू। ये नाले जो हैं उनको चोक कर देते हैं, उनके अंदर घर बना लेते हैं, उनके अंदर दुकानें बना लेते हैं। वो पानी आता है, उसको जगह नहीं मिलती, वो सड़कों पे फैल जाता है। तो पहले हम सफाई की तरफ तो जाए ना, वो तो उस पर तो खर्चा नहीं आता ना, वो तो हमने खुद करनी है। तो वो हमारे अदारे करने, ये लोग, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकल बॉडीज़ को रिस्टोर करें, उनको एम्पावर करें और उनको कहें कि भाई तुम सफाई करो। और इसी तरीके से हमारे गांव हैं, आपने कभी गए हैं पंजाब के गांव में? जी, बहुत। आपके जितने जो विलेज, नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, वो अंग्रेज़ों ने जो उनकी डिज़ाइनिंग की थी कनाल एरिया में, वो इतनी खूबसूरत है कि सेंटर में चौक है, 4 बड़ी सड़कें आती हैं, फिर कनेक्टिंग रोड है। हर चक जिसको वो कहते थे ऐसे ही बना हुआ है, उसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। और जाहिर इसके साथ ही हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। आप दोनों मेहमान, ब्रिगेडियर साहब आपका और इसके साथ साथ जफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था, उनका भी बहुत शुक्रिया। और जैसे कि जाहिर तमाम तर मसाइल का हल जो मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए सबको मिलकर, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे साथ जो ब्रिगेडियर साहब उन्होंने बताया, जमील साहब ने बताया कि आवाम को खुद भी और साथ में जो रियासत है उसकी भी जिम्मेदारी कि मिलकर इसका हल तलाश करें। सूबों की तकसीम का मामला सिर्फ ज़ेरे बहस नहीं होना चाहिए, बल्कि इम्प्लीमेंट होने की अशर्त ज़रूरत है। इसके साथ ही हालात और ज़िंदगी ने अगर दिया साथ, तो इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।